नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति में उसकी बहुत सारी पावर्स की हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां क्या होती हैं, यानी कि शासन से संबंधित उसके क्या क्या अधिकार हैं, कौन कौन से पावर्स उसके पास हैं। विधायिका से संबंधित कौन कौन से अधिकार उसके पास रहेंगे। सेना, न्यायालय, सैन्य शक्तियों से संबंधित कौन कौन से अधिकार राष्ट्रपति के पास रहेंगे। कूटनीतिक शक्तियां, इन सभी शक्तियों के बारे में हम देख चुके हैं एक बार। आज देखेंगे कि राष्ट्रपति की जो बाकी की बची हुई शक्तियां हैं, उन सारी शक्तियों के, उन सारी पावर्स के बारे में बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्रपति को पढ़ रहे होंगे और उसी तरीके से आपकी समझ में भी आ रहा होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अगर किसी बच्चे ने अगर या आप में से किसी स्टूडेंट ने इस वीडियोज को, यानी कि जो राष्ट्रपति से संबंधित जो हमारे पिछले लेक्चर्स आए हैं 5 से 6 लेक्चर्स, उनको अच्छे तरीके से देखा है तो रेयर ही आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिस्टम इतना अच्छे तरीके से तैयार किया गया है कि एक भी सवाल आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। चलिए, आज का जो सबसे पहली पावर्स है हमारी राष्ट्रपति की, वो है इसकी फाइनेंशियल पावर, वित्तीय शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास में से कौन कौन से वित्तीय अधिकार हैं, कौन कौन सी फाइनेंशियल पावर हैं जो इसको अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा सशक्त बनाती हैं। तो देखिए कौन सी हैं। पहली, वित्तीय शक्तियां। फाइनेंशियल पावर। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि संसद में जो धन विधेयक पेश किया जाता है, यानी कि धन विधेयक के मामले में एक बार मैं बता देता हूं कि धन विधेयक होता क्या है। देखिए, विधेयक 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है साधारण विधेयक और एक होता है धन विधेयक। तो धन विधेयक, कौन सा विधेयक धन विधेयक है या कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है, मैं एक बार दोनों विधेयकों के बारे में बता देता हूं आपको, जिससे क्या होगा कि ये पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो जाएगा। विधेयक कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के, एक साधारण विधेयक और एक धन विधेयक। तो साधारण विधेयक जो होता है ये तो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। कहां पेश किया जाएगा? दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है। लेकिन जो धन विधेयक है, ये धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। दूसरी चीज कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा बिल धन विधेयक है, मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो देखिए, इसका निर्धारण करेगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का स्पीकर। कि कोई बिल अगर संसद में आया है और वो बिल मनी बिल है या साधारण बिल है, और इसका निर्धारण कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष बताता है कि ये बिल मनी बिल है या साधारण बिल है। लेकिन यहां एक चीज और याद रखना कि जो धन विधेयक है, इसको संसद में पेश करने से पहले क्या किया जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही है यहां तक? तो धन विधेयक के मामले में जो पूर्व अनुमति चाहिए वो किसकी होगी? राष्ट्रपति की होगी। और राष्ट्रपति जब इस पर अपनी अनुमति दे देता है तब इसको संसद में पेश किया जाता है। लेकिन पेश किया जाएगा तो कौन से सदन में पेश किया जाएगा? केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। अगर लोकसभा इसको पारित कर देती है और पारित करने के बाद कहां भेजती है? राज्यसभा के पास अगर भेजती है तो राज्यसभा इस विधेयक को रोक नहीं सकती।
क्या नहीं कर सकती, रोक नहीं सकती। अर्थात 14 दिन के बाद में या 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा को क्या करना होता है, उस पर अपनी सहमति देनी होती है। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर उस विधेयक पर अपनी सहमति नहीं देती है तो यह मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने उसको पारित कर दिया है। बात समझ में आई यहां तक कि यदि राज्यसभा धन विधेयक पर 14 दिन के अंदर अपनी राय नहीं भेजती है या अपनी सहमति नहीं देती है तो यह मान लिया जाता है कि वो विधेयक राज्यसभा ने पारित कर दिया है। इसके पश्चात वो विधेयक कहां जाएगा, राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। देखिए अभी तक वो बिल है, अगर कोई विधेयक है, कोई प्रस्ताव विधेयक है, बिल है, तो वो एक्ट कब बनेगा, जब इन दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर क्या करेगा, अपनी सहमति देगा। सहमति का मतलब है कि हस्ताक्षर करेगा और ये इसके हस्ताक्षर करते ही वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। बात समझ में आ रही है यहां तक। दूसरी बात एक और याद रखना कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद के पास नहीं भेज सकता। क्या नहीं कर सकता, पुनर्विचार के लिए संसद के पास नहीं भेज सकता। तो ये तो बात होगी किसकी, धन विधेयक की। साधारण विधेयक के मामले में क्या होता है कि साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। मान लीजिए राज्यसभा में कोई विधेयक आया और यहां से पारित हो गया, फिर ये कहां जाएगा, लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में जाने के बाद में ये कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति क्या करेगा, इस पर अपनी सहमति देगा, यानी कि स्वीकृति दे भी सकता है, उसे अपने पास सुरक्षित रख भी सकता है और उसे संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। ठीक है, तो साधारण विधेयक के मामले में राष्ट्रपति क्या करता है कि उसको पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है और पुनर्विचार के लिए भेज दिया संसद में तो संसद क्या करेगी, मान लीजिए संसद ने भी पुनर्विचार के बाद पुनः कहां भेज दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो अब राष्ट्रपति की ये बाध्यता है कि वो उस पर क्या करे, सहमति दे। कब, पुनर्विचार के पश्चात। 3 अधिकार थे राष्ट्रपति के यहां पर साधारण विधेयक के मामले में कि वो क्या करेगा, या तो अपनी स्वीकृति दे देगा, जब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देगा तो वो एक्ट बन ही जाएगा, और जब उसको वो अपने पास सुरक्षित रख लेगा तो क्या हो जाएगा कि यह मान लिया जाता है ना तो राष्ट्रपति ने उस पर अपनी सहमति दी और ना ही सहमति देने से मना किया, अर्थात ये उसकी वीटो पावर हो गई, उस पर राष्ट्रपति ने क्या कर लिया, वीटो लगा दिया। ठीक है, दूसरी चीज, उसको संसद के पुनर्विचार के लिए भेजेगा और संसद जब पुनर्विचार करने के पश्चात कहां भेजती है, उसको वापस राष्ट्रपति के पास भेजेगी, तो राष्ट्रपति का यह कर्तव्य बनता है, राष्ट्रपति के ऊपर यह बाध्यता आरोपित हो जाती है कि वो उस पर अपनी सहमति दे और राष्ट्रपति फिर उस पर अपनी सहमति देता है, तब वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो धन विधेयक और साधारण विधेयक के मामले में ये बात आपकी समझ में आई। साधारण विधेयकों में कुछ विधेयक अपने ऐसे हैं जिनके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता है, जैसे जितने भी राज्य हैं, नए राज्यों के गठन से संबंधित जितने भी प्रावधान होंगे, जितने भी विधेयक होंगे, या उनकी सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित जितने भी विधेयक होंगे, या नए राज्यों के नामों में परिवर्तन से संबंधित जितने भी प्रावधान होंगे, अर्थात अनुच्छेद 3 में जो जो विषय दे रखे हैं, जो प्रावधान दे रखे हैं, उन प्रावधानों से संबंधित अगर कोई विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ गई यहां तक। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो यहां मेरे कहने का मतलब इतना सा था कि वित्तीय शक्तियों में, फाइनेंशियल पावर में जो पावर राष्ट्रपति की है वो ये है कि अगर कोई धन विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया,
धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही मैं यहां संसद की जगह पर लोकसभा लिख रहा हूं, क्योंकि वो पेश कहां किया जाता है, केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला तो ये हो गया दोस्तों। दूसरी वित्तीय पावर क्या होगी, दूसरी फाइनेंशियल पावर क्या होगी? देखिए, भारत में कुछ निधियां बनाई गई हैं संविधान में कि कौन सी निधि से तो कहां खर्च होगा और कौन सी निधि से कहां फंड रिलीज होगा। तो भारत के राष्ट्रपति के पास में एक निधि होती है जिसे बोलते हैं हम आकस्मिकता निधि। क्या बोलते हैं? आकस्मिकता निधि। यानी कि ऐसी निधि, ऐसा फंड जिसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है, देश के अप्रत्याशित स्थिति में खर्च कर सकता है, या देश में कोई अचानक ऐसी समस्या आ जाए जब संसद भी किस में नहीं है, लोकसभा भी किस में नहीं है, संसद में नहीं है, उसका या तो विघटन हो चुका है या अभी चुनाव होने बाकी हैं, ठीक है, या सरकार गिर चुकी है और देश में से कोई समस्या आ जाए कि पैसे की आवश्यकता पड़ी हो, तब राष्ट्रपति क्या करता है, आकस्मिकता निधि से ऐसे खर्चों को उठाता है। तो ये भी कौन सी पावर हो गई इसकी? आकस्मिक पावर हो गई। दूसरी, संसद में अगर कोई अनुदान की मांग की जाती है, ठीक है, तो अनुदान की जो मांग होगी वो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही की जाती है। किससे? राष्ट्रपति की सिफारिश से। ठीक है। अब एक और पावर बची, आर्टिकल 112 के बारे में पहले ही आपसे चर्चा कर चुका हूं कि राष्ट्रपति क्या करता है, अनुच्छेद 112 के तहत जो अपना संघीय बजट है, जिसके लिए संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द प्रयोग किया गया है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के पटल पर रखवाएगा। कहां रखवाएगा? संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा। ठीक है, ये चार कौन सी पावर हो गई इसकी? वित्तीय पावर, फाइनेंशियल पावर। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी पावर्स आपके समझ में आ भी रही होंगी, और इतना और भरोसा दिला रहा हूं, मैं ये सोचता हूं कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आप उतनी ही जोश और जज्बे के साथ में इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे जितने जोश और जज्बे के साथ में मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। और आप केवल वनडे एग्जाम ही नहीं, आप कोई भी स्टेट सिविल सर्विस, आप RAS का एग्जाम दीजिए, किसी भी स्टेट का PCS एग्जाम दीजिए, पॉलिटी से संबंधित आपका अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो आप मेरे से आके मिल लेना। मान लीजिए अगर एग्जाम में 15 सवाल भी आपके पॉलिटी के आए हैं, तो ये मैं दावा कर सकता हूँ कि आप इन 15 सवालों में से 12 क्वेश्चन पॉलिटी में अवश्य ही अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि एक दो सवाल तो हर एग्जाम में ऐसा आता है जो ना ही हमने कभी पढ़ा होता है और ना ही कभी वो हमारी नज़रों के सामने आता है। अगर सारे आप लोग सही कर दोगे तब क्या होगा? प्रॉब्लम तो होगी, एग्जामिनर को शक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये होगी हमारी फाइनेंशियल पावर। अब एक पावर आती है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। कौन सी? न्यायिक शक्तियां। देखिए, न्यायिक शक्तियां क्या हैं कि जुडिशियरी से संबंधित राष्ट्रपति के पास में कौन कौन सी शक्तियां होंगी, उन शक्तियों के बारे में यहां चर्चा की गई है। तो देखो, भारत में जो न्यायपालिका है वो कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका है, और एकीकृत न्यायपालिका के अंतर्गत सबसे सर्वोच्च स्तर पर अपने यहाँ क्या है? सुप्रीम कोर्ट है, या आप बोल सकते हैं उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय है।
और सर्वोच्च न्यायालय के साथ ही सभी राज्यों में क्या है, लगभग वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। तो राष्ट्रपति को क्या अधिकार है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अब देखिए एक तो होता है इन सब में मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। ऐसे ही उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। आपको सिर्फ यहीं तक याद रखना है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो इसकी पहली न्यायिक शक्तियों में क्या आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्या करता है, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। आपसे सवाल कैसे भी पूछा जा सकता है यहां से कि बताइए भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यों के उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब देखिए यहां एक सिस्टम, मैंने आपको एक सिस्टम बताया था कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, और राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, तो इसकी अनुपस्थिति में जो पद संभालेगा, मैं लिख देता हूं अनुपस्थिति ताकि डायग्राम समझ में आ जाएगा। अगर ये अनुपस्थित है तो इसकी अनुपस्थिति में पद कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति संभालता है। अब अगर उपराष्ट्रपति भी क्या है, अनुपस्थित है, तब इसकी अनुपस्थिति में पद कौन संभालेगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अर्थात सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। और मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित है तब कौन संभालेगा, जो इसके अन्य न्यायाधीश होते हैं इनको बोला जाता है वरिष्ठतम न्यायाधीश। क्या बोला जाता है, वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो कौन संभालेगा फिर, वरिष्ठतम न्यायाधीश। कहां के, सुप्रीम कोर्ट के। बात समझ में आ गई यहां तक। तो ये एक डायग्राम था। ये कब है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या उसे संविधान के अतिक्रमण के कारण महाभियोग के द्वारा 5 वर्ष से पहले हटा दिया जाए, या वो स्वयं उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे करके 5 वर्ष से पहले अपना कार्यकाल समाप्त कर ले। लेकिन इसकी एक शर्त और ये थी कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा ये अधिकतम कितने महीने तक उस पद पर रह सकता है, तो ये 6 माह तक उस पद पर रह सकता है। इसको अगर दूसरी तरह नज़रिए से भी देखें तो ये प्रावधान है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव कितने महीने के अंदर करा लिया जाना चाहिए, 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पहली पावर क्या हो गई कि राष्ट्रपति क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। चलिए दूसरी पावर क्या होगी, दूसरी पावर के अंतर्गत आता है कि राष्ट्रपति कानूनी सलाह लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से कह सकता है, अर्थात ये बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह ले सकता है। चलिए दूसरी, सुप्रीम कोर्ट से कानूनी या विधिक सहायता।
कानूनी, और कानूनी को ही क्या बोलते हैं, विधिक। सलाह ले सकता है। लेकिन यहां याद रखना कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह दी, तो ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है वो राष्ट्रपति के पास बाध्यकारी होगी। ये राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह को माने या न माने। लेकिन ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से विधिक सलाह या कानूनी मामलों पर सलाह मशविरा कर सकता है। ठीक है, और ये पावर किस आर्टिकल में दे रखी है, 143 में दे रखी है। ठीक है, तो ये अधिकार जो राष्ट्रपति को दिया गया है ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 143, 143। और ये किस शक्ति के अंतर्गत आता है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत। एक और आर्टिकल 72 आपने देखा होगा, अनुच्छेद 72। तो आर्टिकल 72 में क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं, क्षमादान शक्तियां। क्षमादान का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई दोष सिद्ध व्यक्ति है और उस पर अपराध दोष सिद्ध हो गया है, और अपराध सिद्ध होने के बाद में उसको निरुद्ध किया गया है, कारावास में रखा गया है। तो कारावास में जब किसी व्यक्ति को रखा जाता है या किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो उसको कुछ न कुछ सजा जरूर मिलती है। या तो किसी का अगर अपराध इतना जघन्य है तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाता है, किसी को आजीवन कारावास दे दी जाती है, किसी को कठोर कारावास का दंड दिया जाता है, किसी को कठोर सश्रम कारावास का दंड दिया जाता है, किसी को 5 महीने की कैद। डिपेंड करता है कि उसने जो अपराध किया है वो किस प्रकृति का है। और सभी अपराधों के लिए भारतीय संविधान में, या कह सकते हैं इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी में अलग अलग प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रपति जो क्षमादान करेगा तो ये क्षमादान किन व्यक्तियों के साथ में है, दोष सिद्ध अपराधियों के संदर्भ में ये बात हुई है। ठीक है, तो जो दोष सिद्ध अपराधी कहां हैं, भारत की जेलों में कारावास की सजा बिता रहे हैं। तो इन व्यक्तियों को क्या करता है, ये क्षमादान करता है। और क्षमादान करेगा तो ऐसे कौन कौन से मामलों में जो व्यक्ति अपराधी हैं, या कहते हैं कि ऐसे कौन कौन से जो अधिकार हैं राष्ट्रपति के पास कि वो जिन मामलों में व्यक्ति दोषी सिद्ध हुआ है उन मामलों में ही उनको माफ़ कर सकता है, अन्य मामलों में माफ़ नहीं कर सकता। तो एक बार मैं यहाँ उनकी लिस्ट बता देता हूँ। देखिए, क्षमादान सिर्फ किन लोगों को करेगा। पहला तो ये है कि किसी व्यक्ति ने संघीय विधि का उल्लंघन किया हो। संघीय विधि का मतलब है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं, जो केंद्र सरकार के कानून हैं, उन कानूनों के विरुद्ध जाकर के अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो ऐसे मामलों में दोष सिद्ध अपराधी को राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। दूसरा यह है कि राष्ट्रपति जो सैन्य न्यायालय में, सैन्य न्यायालय का मतलब होता है कोर्ट मार्शल, आपने कई मूवियों में देखा होगा कोर्ट मार्शल। तो सैन्य न्यायालयों के द्वारा जिस व्यक्ति को दंडित किया जाता है ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। और मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति को भी राष्ट्रपति क्या दे सकता है, क्षमादान दे सकता है, उसको माफ कर सकता है, उसकी सजा को समाप्त कर सकता है, कम कर सकता है, उसकी सजा की प्रकृति को बदल सकता है। अब मेरी बात को समझना है, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और सवाल कैसे आएंगे वो आपको भी अंदाजा लग जाएगा। देखिए, पहला, अगर किसी व्यक्ति ने संघीय विधि के विरुद्ध, ठीक है, संघीय विधि का मतलब है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं, जो केंद्र के कानून हैं, उनके विरुद्ध जाकर के कोई अपराध किया है तो ऐसे अपराधी को राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। दूसरा, कि अगर किसी व्यक्ति ने या सैन्य न्यायालय ने क्या किया है, सेना न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दंड दिया है
तो राष्ट्रपति क्या होता है, तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ होता है, अर्थात सर्वोच्च सेनापति होता है। तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि सेना न्यायालय के द्वारा दंडित व्यक्ति को भी राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। तीसरा, मृत्यु दंड पाए हुए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी गई और मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति को भी क्या कर सकता है, राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। तो ये 3 आधार बताए हैं कि कौन कौन से मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, अन्य मामलों में नहीं दे सकता। अगर किसी व्यक्ति ने राज्य के विरुद्ध या राज्य विधि के विरुद्ध कोई अपराध किया है तो उसको क्षमादान देने की शक्ति किसके पास है? ये तो संघीय मामला हो गया, तो संघीय मामले में तो प्रेसिडेंट साहब के पास है। लेकिन अगर राज्य की विधि के विरुद्ध किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो वहां क्षमादान देने की शक्ति राज्यपाल के पास है। लेकिन राज्यपाल के पास सेना न्यायालय से संबंधित कोई भी पावर नहीं है। बात समझ में आ रही है? यहां तक राज्यपाल केवल अपने राज्य की विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने कोई उल्लंघन किया है, अपराध किया है और उसके तहत उसको अपराधी घोषित किया गया है तो ही उसको माफ कर सकता है। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि राष्ट्रपति के पास में और कौन कौन सी शक्तियां हैं क्षमादान के अंतर्गत, यानी कि कौन कौन सी क्या क्या राष्ट्रपति कर सकता है न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत। तो ये 3 विधियां याद रखना कि किनको सलाह, मतलब किन मामलों में दोष सिद्ध अपराधियों को राष्ट्रपति माफ करता है। अब देखिए, राष्ट्रपति के पास में जो पावर्स हैं क्षमादान की, वो क्या क्या है? 5 तरीके बताए हैं कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है। इन 5 तरीकों से उसकी सजा को कम कर सकता है, उसकी सजा की प्रकृति को बदल सकता है। और पहला आता है आपका लघुकरण, दूसरा है परिहार, तीसरा है विराम, चौथा है प्रविलंबन, और 5वां है क्षमा। ये 5 तरीके हैं राष्ट्रपति के पास क्षमादान के। अब ये देखते हैं कि इन सभी में क्या क्या प्रावधान किया गया है। देखिए, लघुकरण का मतलब होता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति की सजा की प्रकृति को बदलना। इसका अर्थ होता है सजा की प्रकृति को बदलना। इन शब्दों पे फोकस करना, सजा की प्रकृति, नेचर बदल देना बिल्कुल तरीके से। किस तरीके से नेचर बदलना? देखिए, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड सुनाया गया है तो राष्ट्रपति इसके मृत्यु दंड को या तो कठोर कारावास में परिवर्तित कर सकता है, यानी कि फांसी की सजा को किस में कन्वर्ट कर सकता है, कठोर कारावास में। तो यहां क्या चेंज हो गई, यहां चेंज हो गई क्या, सजा की प्रकृति, नेचर ही बदल दी कि जहां उसको फांसी की सजा दी गई थी वहां अब उसको कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। कठोर कारावास का मतलब होता है सश्रम कारावास। कई अपराधियों का जो अपराध होता है वो इतना जघन्य होता है कि न्यायालय उसको ये सजा दे देता है कि ये व्यक्ति जितने भी वर्ष तक जेल में रहेगा तब तक कार्य करेगा। एक होता है आपका साधारण कारावास। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को कठोर कारावास का दंड दिया गया है और उसने राष्ट्रपति के पास याचना लगाई अपनी माफी की, तो राष्ट्रपति और याचना क्या लगाई, लघुकरण की, कि मेरे जो कारावास है या जो मेरा अपराध है या जो अपराध की प्रकृति है आप उसको चेंज करवाइए। तो वो क्या कर सकता है, इसको साधारण कारावास में परिवर्तित कर सकता है। बात समझ में आ रही है? वो क्या करेगा, इसको साधारण कारावास में परिवर्तित कर देगा। तो यहां भी क्या चेंज हो गई,
सजा की प्रकृति ही बदल गई। आपको इतना सा याद रखना है कि जो लघुकरण होता है, लघुकरण के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है, सजा की प्रकृति को बदलता है, ना कि सजा की मात्रा को, कि कितने साल की सजा दी गई है। ठीक है। अब एक और आता है आपका परिहार। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, सजा की प्रकृति तो वही रहती है लेकिन सजा की मात्रा बदल जाती है। सजा की मात्रा को बदलना, यानी कि प्रकृति क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर किसी व्यक्ति को कठोर कारावास दिया गया है तो उसका कारावास क्या रहेगा, कठोर ही रहेगा, लेकिन उसकी अवधि को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। जैसे यहां मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, प्रकृति वही रहेगी, यानी कि जो दंड न्यायालय ने उसको दिया है वही रहेगा, प्रकृति को बदले बिना। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, सजा की मात्रा को बदलता है। जैसे मैं अगर एक उदाहरण लेता हूं इसमें, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा हुई। अगर किसी व्यक्ति को 7 वर्ष का कठोर कारावास का दंड दिया गया है और 7 वर्ष का कठोर कारावास का दंड मिलने के बाद में उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति के पास में माफीनामा भेजा और राष्ट्रपति साहब ने उसके अपराध को देखते हुए क्या किया, उसका परिहार कर दिया। परिहार का मतलब क्या है कि सजा की प्रकृति तो वही रही लेकिन सजा की मात्रा बदल दी। जैसे 7 वर्ष का कठोर कारावास मिला और 7 वर्ष के कठोर कारावास के बदले में राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, उसके कारावास को 3 वर्ष का कर सकते हैं, 2 वर्ष का कर सकते हैं, 5 वर्ष का कर सकते हैं। तो 7 वर्ष के कठोर कारावास के स्थान पर मान लीजिए उसका कठोर कारावास कितना कर दिया, 4 वर्ष कर दिया। यहां तक बात समझ में आई। यहां तो क्या था कि सजा की प्रकृति बदल दी गई पूरी तरीके से। यहां क्या है कि सजा की प्रकृति तो वही रही लेकिन सजा की मात्रा को बदल दिया गया। परिहार में, लघुकरण में प्रकृति वही रहेगी, वो प्रकृति बदल जाएगी। परिहार में प्रकृति वही रहेगी, सजा की मात्रा बदल जाएगी। तो 7 वर्ष के सजा के स्थान पर 4 वर्ष कर देना, क्वांटिटी बदल दी। एक आता है आपका विराम। विराम का मतलब होता है कि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति की सजा को कम कर देना। क्या, विशेष परिस्थितियों में। और वो विशेष परिस्थितियां क्या हो सकती हैं, सजा को कम करना। देखिए, मान लीजिए कि कोई महिला है, वो गर्भवती है और उसको मृत्युदंड दिया गया है। ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास में ये अधिकार है कि राष्ट्रपति उस महिला के मृत्युदंड को कारावास में परिवर्तित कर सकता है। और कारावास भी कैसा होगा, आजीवन कारावास होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गर्भवती महिला में, या लिख दे रहा हूं उसको भी, गर्भवती महिला है, उसको मृत्युदंड दिया गया है, तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो इस मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकता है। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए कि किसी वृद्ध व्यक्ति ने क्या किया है, कोई अपराध किया है और उस वृद्ध व्यक्ति को सश्रम कारावास या कठोर कारावास का दंड दिया गया है और उसने राष्ट्रपति के पास माफीनामा भेजा, तो उसके कठोर कारावास को वो साधारण कारावास में परिवर्तित कर सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि विशेष परिस्थितियों में सजा को कम करना। यहां तो क्या था, यहां तो परिस्थितियां सेम हैं, यहां परिस्थितियां बदल गई विराम में।
और विराम में क्या होता है कि जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो उन परिस्थितियों में उसकी सजा को कम करने का अधिकार किसके पास होगा? राष्ट्रपति के पास होगा। एक शब्द आ रहा है प्रविलंबन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये एक प्रोसेस में चलता है। प्रोसेस में कैसे चलेगा? मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने क्षमा के लिए और लघुकरण के लिए कोई याचिका लगाई है, यानी कि वो सजा की प्रकृति को बदलना चाहता है या फिर पूरी तरह सजा से मुक्त होना चाहता है, तो इन दो आधारों पर अगर किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति के पास याचना भेजी है तो राष्ट्रपति क्या करता है कि विचार करने से पहले, यानी कि याचना भेजी और याचना भेजने के बाद राष्ट्रपति उस पर विचार कर रहा है, और राष्ट्रपति उस पर विचार कर रहा है। और मान लीजिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं यहाँ, तब समझना प्रविलंबन का अर्थ कि किसी व्यक्ति को आज से 3 दिन बाद क्या दी जाएगी? फांसी दी जाएगी। और इस व्यक्ति ने क्या किया? मैं यहां ले लेता हूं व्यक्ति, कोई व्यक्ति ए है, इसको 3 दिन बाद फांसी दे जानी है। इसने अपनी याचना राष्ट्रपति साहब के पास भेजी, प्रेसिडेंट साहब के पास गई। तो प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि भैया इसकी याचना आई है और 3 दिन बाद इसको फांसी दी जाएगी, तो वो क्या कर देंगे? इस पर प्रविलंबन लगा देंगे। यानी कि वो कहेंगे कि अभी इनकी क्षमा और लघुकरण की जो इन्होंने याचना लगाई है, इस पर अभी विचार चल रहा है, तब तक के लिए इनकी फांसी को रोक दिया जाए। और जब राष्ट्रपति का अंतिम निर्णय आ जाता है, उसके बाद या तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको क्षमा कर सकता है, चाहे तो इसकी सजा की प्रकृति को बदल सकता है। ठीक है, तो प्रविलंबन का अर्थ क्या हो गया कि कुछ समय के लिए सजा को टाल देना या किसी दंड को कुछ समय के लिए टालना। क्या हो जाएगा? किसी दंड को कुछ समय के लिए फॉर एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई है, तो इस फांसी की सजा को क्या कर देगा? वो रोक देगा। ये हो गया। क्षमा का अर्थ क्या होगा? यहां क्षमा का अर्थ है दोस्तों कि सजा से पूरी तरह मुक्त कर देना। देखिए, जब किसी व्यक्ति को क्षमादान दिया जाता है, उसको मुक्त कर दिया जाता है पूरी तरीके से, तो सजा से मुक्त कर देना इसका अर्थ होता है कि चाहे उस व्यक्ति ने कैसा भी अपराध किया हो और राष्ट्रपति ने अगर उसको क्षमा कर दिया है, तो इसका अर्थ ये है कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया ही नहीं। इसका अर्थ क्या हो जाता है कि वो व्यक्ति उस परिस्थिति में पहुंच जाता है, उस सिचुएशन में पहुंच जाता है कि जहां उसने कोई अपराध किया ही ना हो, अर्थात वो बेगुनाह साबित हो जाएगा। उसके ऊपर कोई भी अपराध या कोई भी FIR कहीं भी रद्द, यानी कि जहां भी उसकी जो प्रोसेस चली होगी वो सारी वहां से समाप्त हो जाएंगी। यानी कि वो व्यक्ति ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाएगा जहां उसने कोई भी अपराध किया ही नहीं है। तो ये था क्षमा। तो ये 5 तरीके के शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास क्षमादान के अंतर्गत, और इन परिस्थितियों में वो क्या क्या कर सकता है, इनको आपको याद रखना है। और ये एक बार अगर याद हो गई तो क्षमादान से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आ जाए तो वो गलत नहीं होगा। बस इतना याद रखना कि क्षमादान से संबंधित जो पावर दे रखी है राष्ट्रपति को, ये अनुच्छेद 72 में दे रखी है, और वो 3 आधारों पर क्षमादान दे सकता है। संघीय विधि के अंतर्गत सजा पाए हुए व्यक्तियों को, सैन्य न्यायालय में दंडित व्यक्तियों को, और मृत्युदंड पाए हुए व्यक्तियों को। तो ये था आज का टॉपिक। और इसी के अंतर्गत एक शक्ति और बची है आज की, आपातकालीन शक्तियां। कौन सी? आपातकालीन शक्तियां। इमरजेंसी पावर्स क्या है राष्ट्रपति के पास? आपातकालीन शक्तियों से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। आप भी राष्ट्रपति के पास क्षमादान भेज सकते हो। अगर कोई ऐसा मामला हो तो आप भी राष्ट्रपति से क्षमा मांग सकते हो।
ठीक है, चलिए अब इसकी इमरजेंसी पावर्स की बात करते हैं, आपातकालीन शक्तियों की बात करते हैं। आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास क्या है? देखिए 3 आर्टिकल दे रखे हैं आपके। एक दे रखा है अनुच्छेद 352, एक दे रखा है अनुच्छेद 356 और 365। मैं यहां दोनों ही ले रहा हूं। अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365, और एक दे रखा है आपका अनुच्छेद 360। देखिए अनुच्छेद 352 में किसकी चर्चा की गई है? राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। और इन दोनों आर्टिकल्स में किसकी चर्चा की गई है? राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है। ठीक है, तो देखिए पहले तो इनको ये याद रखना कि अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की, 356 और 365 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। अब देखो राष्ट्रीय आपातकाल वर्तमान में किन किन आधारों पर लगाया जा सकता है। तो मान लीजिए किसी देश ने भारत के ऊपर युद्ध छेड़ दिया है, या बाह्य आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह। ये 3 आधार हैं जिन पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कि किसी देश के साथ में अगर युद्ध चल रहा है तो उस युद्ध के साथ में क्या लगा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कोई देश आक्रमण कर दे भारत के ऊपर, तब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। या भारत की जनता हाथों में हथियार लेकर के सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दे, तो वो भी क्या है? वो सशस्त्र विद्रोह होता है। और उसके आधार पर भी क्या लगाई जा सकती है? नेशनल इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। और ये अधिकार किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। देखिए ये जो सशस्त्र विद्रोह शब्द दे रखा है संविधान में, ये मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नहीं था का मतलब क्या है? कि इसके स्थान पर एक शब्द था पहले, आंतरिक अशांति। क्या शब्द था? आंतरिक अशांति। और आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी, जो भारत का इतिहास का काला दिन कहा जाता है। तो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगाई? इमरजेंसी लगाई। और इस इमरजेंसी के तहत भारत के लगभग सभी दिग्गज नेताओं को, या ये कहा जाता है कि उस समय एक एक्ट चलता था आपका, पोटा एक्ट। ठीक है, उस टाडा एक्ट, पोटा एक्ट, इनके तहत उन व्यक्तियों की गिरफ्तारियां की गईं। और गिरफ्तारियां लगभग 40,000 के आसपास हुई। और 40,000 लोगों को नेशनल इमरजेंसी में इस आधार पर अरेस्ट कर लिया कि उन्होंने देश में आंतरिक अशांति फैलाई है। तो उन लोगों को लगा कि जैसे सरकार क्या हो सकती है? तानाशाह हो सकती है। तो बाद में 1977 में चुनाव हुए, और 1977 में जब चुनाव हुए तो 1977 के चुनाव में एक सरकार जीत करके आई, नई पार्टी बनी थी उस समय, जनता पार्टी। और जनता पार्टी का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो कर रहे थे आपके मोरारजी देसाई साहब। ये इंदिरा गांधी के कैबिनेट के मंत्री थे, उनसे अलग हो गए, उसके बाद में जनता पार्टी बनाई और 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई। तो जनता पार्टी की सरकार ने महसूस किया कि हो सकता है कि भविष्य में और कोई सरकार आ जाए और वो आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगा दे? इमरजेंसी लगा दे। और देश लोकतांत्रिक है, तो लोकतांत्रिक देशों में सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए जन आंदोलन चलाना आवश्यक हो जाता है। और
जेपी यानी कि जयनारायण प्रकाश भी क्या थे उस समय, एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जिसे जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, बिहार में पटना से। तो उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, कुचलने के लिए इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगा दी, इमरजेंसी लगा दी, और लगभग लोगों के सभी अधिकारों को छीन लिया गया। तब जनता पार्टी की सरकार आई 77 में, तो उन्होंने 1978 में एक एक्ट पारित किया जिसे 44वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट कहते हैं, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978। और इसके तहत जो संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था इसको हटा दिया गया और इसके स्थान पर नया शब्द क्या जोड़ दिया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया। और ये कहा कि अब भारत में केवल आंतरिक अशांति के आधार पर क्या नहीं लगेगी, इमरजेंसी नहीं लगेगी, अब किसके आधार पर लगेगी, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगेगी। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना कि ये शब्द मूल संविधान में था और ये वर्तमान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेशनल इमरजेंसी में देख रहे हैं और एक आध पॉइंट बचे हैं आपके। अब देखिए यहाँ इस शब्द को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सशस्त्र विद्रोह को, और ये दो ही शब्द याद रखिए। कौन कौन से, युद्ध और बाह्य आक्रमण। जब देखिए देश में इन दो आधारों पर इमरजेंसी लगती है, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, तो 352 को जैसे ही उन्होंने लागू किया तो एक अनुच्छेद और है हमारा, अनुच्छेद 358, 358। 358 ये कहता है कि अगर देश में युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है, तो एक आर्टिकल दे रखा है मूल अधिकारों में, अनुच्छेद 19 क्या हो जाएगा, स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दे रखी हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। और ये बात किस आर्टिकल में लिखी है, 358 में लिखी है। एक और आर्टिकल है 359, 359, और 359 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकता है। देखिए यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, अभी आप यहां कंफ्यूज भी हो सकते हो। 358 जब 352 लागू किया तो ये तो अपने आप लागू हो जाता है, ऑटोमेटिक लागू हो जाता है 358, और 358 में अनुच्छेद 19 के निलंबन की बात है कि जब 352 के आधार पर इन दो आधारों पर, यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत इन दो आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 का स्वतः ही निलंबन हो जाता है। 359 में यह अधिकार है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, यानी कि ये दो ऐसे आर्टिकल हैं, देश में कैसी भी समस्या आ जाए इनको सरकार हमसे नहीं छीन सकती, इनको छोड़ करके संविधान में जितने भी मूल अधिकार हमारे दे रखे हैं उन सब अधिकारों का निलंबन हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे या सीमित हो जाएंगे। तो एक सवाल यहाँ ये बनता है कि राष्ट्रपति किसे निलंबित कर सकता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है। 19 को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है कि नहीं है, राष्ट्रपति को तो नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति जब जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो ये अधिकार अपने आप समाप्त हो जाता है। एक बात और याद रखना कि अगर देश में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है तो अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला आता है आपका अनुच्छेद 356 और 365। ये दोनों आर्टिकल्स को मैंने अलग अलग इसलिए लिया है
कि दोनों में अलग अलग प्रावधान है राष्ट्रपति शासन लगाने के। 356 में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा वो अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है कि कोई राज्य संविधान के तहत कार्य नहीं करता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ये किस में दे रखा है, आर्टिकल 356 में। और 365 में यानी कि 365 में जब कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने से मना कर देता है, तो वहां क्या लगा दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। दोनों आर्टिकल्स में अलग अलग प्रावधान हैं। पहला तो यह है कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, और दूसरा यह है कि केंद्र के निर्देशों को मानने से अगर कोई राज्य मना कर देता है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। ये 356 और 365 में दे रखा है। 360 में वित्तीय आपातकाल की चर्चा की गई है। वित्तीय आपातकाल का मतलब है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब भारत की वित्तीय साख या भारत की क्रेडिट संकट में होती है तब क्या किया जाता है, वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ये ऐसा आपातकाल है जो भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में एक भी बार नहीं की गई है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से राष्ट्रपति की ये कुछ शक्तियां समझ में आई होंगी, और इसी तरीके से आप इनको पढ़ते रहिए, और आप अपना रेस्पॉन्स हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और अपने डाउट्स का समाधान तुरंत किया जाएगा। आप बेफिक्र रहिए, कोई भी एग्जाम आप दीजिए, आपको हर एग्जाम में सफलता मिलेगी। ये हमारी उम्मीद है, हमारा प्रयास रहेगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हों, अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा आप अच्छा कर पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।